5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। 13 फरवरी 2026 को आम चुनाव के नतीजे आ गए। इन 16 से 17 महीनों में बांग्लादेश ने बदलाव का एक नया युग देख लिया। इस दौरान क्या क्या नहीं हुआ, तत्कालीन शेख हसीना सरकार से शिकायतों की एक पूरी लिस्ट लेकर बांग्लादेश का युवा सड़कों पर उतरा। हसीना की सत्ता को जबरन उखाड़ फेंका। चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया और फिर जो व्यवस्था बांग्लादेश में बनी, मोहम्मद यूनुस को व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया। उस व्यवस्था पर सत्ता की पूरी व्यवस्था को बदलने का दबाव भी शामिल रहा। सब कुछ उसी जेनजी आंदोलन के हिसाब से हुआ। बांग्लादेश में जो ये चुनाव हुआ, ये उसी सत्ता व्यवस्था परिवर्तन वाली डिमांड के दबाव में ही हुआ। शेख हसीना को सियासी दल बल के साथ बाहर रखते हुए सारी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। आप कह सकते हैं जेनजी की जिद में सत्ता परिवर्तन का जबरिया जोर आजमाया गया। देश की सबसे बड़ी पार्टी को रेस से बाहर रखते हुए चुनाव को संपन्न कराया गया। लेकिन अब जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उनमें बहुत सारे संदेश छिपे हैं जो बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के लिए भी है सबक, और खास करके जेनजी के लिए बेहद खास है, जो बताते हैं कि बांग्लादेश में जेनजी की तरफ से जो बदलाव का तरीका अपनाया गया वो सही नहीं है। हम आगे आपसे इस बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे और बहुत कुछ बताएंगे। पहले हम आपको बांग्लादेश के चुनाव के नतीजे बताते हैं। बांग्लादेश की संसद की कुल 300 सीटों में 299 सीटों पर चुनाव हुए। 12 फरवरी को बैलेट के जरिए वोटिंग हुई। सारी रात काउंटिंग चलती रही। रात भर नतीजे सामने आते रहे। अब बांग्लादेश के आम चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए। इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने जोरदार जीत हासिल की है। ये वही पार्टी है जिसे शेख हसीना के दौर में नंबर 2 पर इसे माना जाता था और वो थी भी, यानी विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भूमिका थी। बीएनपी ने कुल 211 सीटें जीती। आप समझिए, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव से बाहर कर दिया गया, जिसकी चुनावी ताकत 40% तक थी। अब अगर आवामी लीग रेस से बाहर है तो फिर बीएनपी के आंकड़ों की क्या अहमियत रह जाती है। खैर, कहा जा रहा है कि इस जीत के साथ बीएनपी ने देश की राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। दूसरे स्थान पर जमाते इस्लामी पार्टी रही, जिसने 68 सीटें हासिल की। ये पार्टी पिछले कई सालों से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय है, लेकिन कभी भी कुछ भी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। उसकी वजह पार्टी की कट्टरपंथी विचारधारा है, जिसे हर बार बांग्लादेश की जनता ने खारिज किया। शेख हसीना ने तो इसे सत्ता की रेस से ही बाहर कर दिया था, इस पर बैन लगा दिया था। जेनजी के आंदोलन के बाद इस पार्टी पर से बैन हटा, तब जाकर इस चुनाव में पार्टी ने 68 का आंकड़ा हासिल किया। जिस तरह का प्रभाव इस पार्टी ने जेनजी आंदोलन के बाद अपनाया हुआ था, बनाया हुआ था, उस लिहाज से यह आंकड़ा काफी कम माना जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे खास पार्टी की, जेनजी आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी की। राष्ट्रीय कन्वेंशनल पार्टी यानी एनसीपी ने सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल की। एनसीपी पार्टी ने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन किया था और सिर्फ 30 सीटों पर ही चुनाव भी लड़ी थी। कहा तो यही जा रहा है, जमात के ग्रहण ने एनसीपी को बर्बाद कर दिया। बाकी की 7 सीटें अन्य छोटे दलों और 7 सीटें स्वतंत्र उम्मीदवारों के नाम रही। इस तरह रहे 299 सीटों के चुनावी नतीजे, जो फिगर के तौर पर सामने हैं। अब बांग्लादेश के ये नतीजे बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2024 से पहले नंबर 2 रही पार्टी अब नंबर 1 बन गई है। बीएनपी की बम्पर जीत के बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। मतलब इन 16 से 17 महीनों के संघर्ष का फायदा सिर्फ और सिर्फ पूर्व में मुख्य विपक्षी दल का चेहरा रही खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मिला, जो इस वक्त बीएनपी के अध्यक्ष हैं और जो पिछले 17 सालों से बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे। मजबूरीवश ही सही, 17 सालों से बांग्लादेश से दूर रहने वाले तारिक रहमान अब बांग्लादेश की कमान संभालेंगे। तारिक ने
पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया। 2 सीटों ढाका 17 और बोगरा 6 से चुनाव लड़ा, दोनों पर जीत दर्ज की। चुनाव से कुछ महीने पहले ही तारिक ने बीएनपी की कमान संभाली थी। ये पूरा चुनाव अभियान उनकी देखरेख में ही चला। बीएनपी की प्रचंड जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मिस्टर तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे सामान्य विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। बांग्लादेश के चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चा है। भारत बांग्लादेश रिश्तों पर इसका क्या असर होने वाला है, इसे लेकर अभी काफी उलझन है। इसकी बड़ी वजह बीएनपी की कट्टरपंथी सोच रही है। शेख हसीना का भारत में शरण लेना भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देकर साफ संकेत दे दिया कि वो बांग्लादेश की जनता का सम्मान करते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। लेकिन देखना होगा बांग्लादेश की आगामी तारिक सरकार का भारत के प्रति रुख क्या रहने वाला है। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों पर जो बहस जारी है, उसमें सबसे ज्यादा जोर जेनजी इंपैक्ट की हो रही है। चुनावी नतीजे ये तो साफ बता रहे हैं कि बांग्लादेश की जनता ने न सिर्फ जेनजी की जल्दबाजी को पसंद किया और न ही कट्टरपंथी सोच रखने वाली उसकी साथी जमाते इस्लामी को। संकेत साफ है, सत्ता परिवर्तन का ये तरीका बांग्लादेश की जनता को बहुत पसंद नहीं आया। तभी तो जनता ने जेनजी आंदोलन से निकली पार्टी को नकार दिया। तो कहना गलत नहीं होगा, जनता ने जेनजी नेताओं पर भरोसा नहीं जताया, उन्हें अभी नेतृत्व के लायक नहीं माना। छात्र नेतृत्व वाली छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी जमात के साथ गठबंधन में चुनाव में उतरी थी। 30 सीटों पर जोर लगाया था, तो जाहिर सी बात है वो 30 सीट उन्होंने काफी सोच समझकर चुना होगा। इनमें से महज 6 सीट पर ही वो जीत हासिल कर पाए। अगर जेनजी जज्बे की इतनी ही लहर थी तो एनसीपी की जीत का आंकड़ा बड़ा होना चाहिए था। अगर बांग्लादेश की आवाम इतनी ही कट्टरपंथी सोच की समर्थक होती तो जमात की जीत का दायरा बड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न तो जमाते इस्लामी कुछ बड़ा कर पाई और न ही एनसीपी कोई असर छोड़ पाई, जबकि ये पार्टी चुनाव जो है युवा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बनी थी और चुनाव भी लड़ी थी। और इसमें वही लोग अहम रोल निभा रहे थे जो जेनजी आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। उन्होंने खुद को 2 दलीय राजनीति के विकल्प के रूप में पेश किया था। चुनावी नतीजों ने बता दिया, सड़क पर मिली लोकप्रियता को वोट में बदलना काफी मुश्किल है। जनता के दिलों को जीतकर सत्ता में आना लोकतंत्र में बदलाव की यही व्यवस्था है। देखना होगा बांग्लादेश में बदलाव का यह नया मॉडल कितना सही और संतुलित साबित होता है। तो ये बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ, जनादेश जो आया है, इसके क्या क्या मायने हैं, इसका विश्लेषण हमने किया है प्रियंका। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को स्वीकार करना होगा कि हां, एकदम से जो लोकप्रियता आती है उसको वोट में तब्दील कर पाना ये एक अलग मैकेनिज्म है। और तभी तो राजनीति एक शास्त्र है और इसके बारे में दुनिया भी सीखती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान से, भारत से, और पड़ोसी अगर हैं हम, तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत खुशकिस्मती है कि कुछ सीख ले। बिल्कुल, देखिए मनोज, बांग्लादेश में जो हुआ वो ये भी बताता है कि देखिए सड़कों पर विरोध करना, किसी के खिलाफ बोलना बहुत आसान होता है। विरोध मुझे लगता है सबसे आसान तरीका होता है कि जाकर नारे लगा देना, बोल देना। लेकिन जो लोग वोट करने जाते हैं वो ये देखते हैं कि क्या आपके पास कोई विजन है, क्या आपकी सोच दूरदर्शी, आपने क्या अच्छा सोच के रखा है। वो वोट देने से पहले ये सोचते हैं और वही वहां के लोगों ने सोचा और उसी का नतीजा आज बांग्लादेश में मुझे लगता है हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, अगली स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका जी। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का कोटद्वार, जिसे लोग सिद्धबली बाबा की नगरी कहते हैं, इन दिनों एक नाम को लेकर उबल रहा है, मोहम्मद दीपक।
सवाल सिर्फ एक जिम ट्रेनर का नहीं है, सवाल उस माहौल का है जो 26 जनवरी की एक घटना के बाद अचानक बदल गया। पहले स्थानीय हिंदू संगठनों का विरोध था, अब देश के अलग अलग हिस्सों से भी बयानबाजी हो रही है। जिम में पहले 150 सदस्य आते थे, आज 12 से 15 बचे हैं। लोग मोहम्मद दीपक से दूरी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसे जयचंद कहा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या उसने सच में ऐसा कुछ किया है जिससे लोग आहत हुए हैं, या फिर ये पूरा मामला उस बड़े डर से जुड़ गया है जिसे डेमोग्राफी चेंज कहा जा रहा है? आज हम इस पूरे विवाद को शोर से अलग करके तथ्यों और सवालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। 26 जनवरी को कोटद्वार के पटेल मार्ग पर बाबा नाम की एक दुकान को लेकर विवाद हुआ। दुकान का नाम था बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। कुछ हिंदुवादी संगठन ने कहा कि बाबा शब्द धार्मिक आस्था से जुड़ा है और इसे बदला जाना चाहिए। दुकानदार शोएब अहमद का दावा था कि दुकान 30 साल से इसी नाम से चल रही है और बोर्ड पर उनका नाम भी लिखा है। इसी बहस के दौरान पास के जिम संचालक दीपक वहां पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों से सवाल पूछने लगे। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यही वो पल था जिसने एक स्थानीय बहस को राष्ट्रीय विवाद बना दिया। बहस बढ़ी, धक्का मुक्की हुई, वीडियो वायरल हुआ और दीपक अचानक सुर्खियों में आ गए। अब यहां रुककर एक सवाल पूछिए, क्या सिर्फ नाम बताने से कोई विवाद खड़ा हो जाता है, या फिर नाम के पीछे जो प्रतीक है? पहले राज्य के हिंदू दलों ने दीपक का विरोध किया, अब राष्ट्र के हिंदू दल भी दीपक के विरोध में उतर आए हैं। यूपी के गाजियाबाद से हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने कोटद्वार कूच का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक ने नाम बदलकर मोहम्मद दीपक रख लिया और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। देवभूमि में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। ये बयान माहौल को और गर्म करने वाले थे। पहले आप उनके बयान को सुनिए। मुल्लाओं का समर्थन करके हमारे हिंदू भाइयों का उत्पीड़न कर रहा है, इसकी बुद्धि ठीक करेंगे। वो देवभूमि में है और देवभूमि में ऐसे दानवों का रहना उचित नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। पूरी ताकत से कोटद्वार इस मोहम्मद दीपक के जिम पर पहुंचना है, इसकी औकात इसे बतानी है। देखिए, यहाँ पहले आपको एक बात बता दें, दीपक ने जो किया उसे मानवीय तरीके से देखा जा सकता है। बजरंग दल वालों ने कोटद्वार में जाकर जो किया था उनका तरीका भी गलत हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एक स्थानीय विवाद राष्ट्रीय संगठनों तक कैसे पहुंच गया, और क्यों जो दीपक पहले स्थानीय स्तर पर सामान्य जिम ट्रेनर के तौर पर जाने जाते थे, उनका जिम पहले रोज 150 सदस्यों से भरा रहता था, आज वही संख्या घटकर 12 से 15 रह गई है। लोग दूरी बना रहे हैं, स्थानीय स्तर पर सामाजिक बहिष्कार जैसे माहौल दिख रहे हैं, और यही वो मोड़ है जहां कुछ लोग उन्हें जयचंद कहने लगे हैं। इतिहास में जयचंद को गद्दारी के प्रतीक के तौर पर पेश किया जाता है, यानी अपने ही समाज के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति। कोटद्वार में अब चर्चा सिर्फ दुकान विवाद तक सीमित नहीं रही है। कुछ स्थानीय लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि दीपक सिर्फ एक व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे थे, बल्कि बाहरी मुस्लिमों को बसाने की सोच का हिस्सा है। यही वजह है कि उसे अब एक फिटनेस ट्रेनर नहीं बल्कि प्रतीक बना दिया गया है, और उसी प्रतीक के नाम पर उन्हें जयचंद कहा जा रहा है। आप उनके स्थानीय लोगों को सुनिए पहले कोटद्वार की। मैं दीपक भाई से ये कहना चाह रही हूँ, आज आप पूरे दुनिया के हीरो बन गए। 4 साल से हम जमीन के बारे में लड़ रहे, एक बार इन बहनों का हीरो बन के दिखाए, हमारे सामने कंधा होके खड़ा होके दिखाए ना। क्या जमीन का क्या मैटर है, क्या बात? जमीन का ये है कि पूरी हिंदू की बस्ती है, मोमडन की कोई बस्ती है नहीं, और उन पे मोमडनों को बसाना चाह रहे हैं। बताना चाह रहे हैं सभी तो है। अब जब दीपक भाई उनके सपोर्ट है तो इसका मतलब दीपक भाई का भी हाथ है, हम तो वही कह सकते ना। क्योंकि अभी 15 दिन ऐसे हो रखे, हमने दीपक भाई फर्स्ट बार इसमें देखा, अब हमने सोशल मीडिया में देख रहे। तो अब देखा सोशल मीडिया जब हमने दीपक भाई को देखा, इसका कारण दीपक भाई को यहाँ जमीन में पूरा हाथ होगा। दीपक भाई उनके कारण उनके साथ होके खड़ा होके अपने सामने काम करा रहा है जमीन का। जो वो यार इस लेडी का भी समाधान करे ना। अगर वो बोलता है कि भाई मैं भाईचारा निभा रहा हूँ, तो भाईचारा इस लेडीज के साथ भी निभाए ना। वो तो एक तरफा चल रहा। यहाँ प्रॉपर्टी का एक विवाद था, उसमें वो उनके पक्ष में आ रहा। प्रॉपर्टी मोमडनों को बेची जा रही है, तो उसमें भी वो, जैसा कि आपको विदित है कि मोहम्मद दीपक द्वारा इससे पहले भी हमारे कोटद्वार में काशीरामपुर तल्ला में एक भूमि विवाद, जो कि जिसमें चारों तरफ हिंदू परिवार रहते हैं और वहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन ये मोहम्मद दीपक और इनके टीम के द्वारा वहाँ लगातार हिंदुओं के बीच में मुसलमानों को बसाने का कार्य किया जा रहा है और वहाँ ज़मीनें बेची जा रही है, उनको कब्जा दिलाया जा रहा है।
अब जरा इन सब वजहों के पीछे छिपे बड़े एंगल को समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये सिर्फ एक नाम का विवाद है या इसके पीछे उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी का गुस्सा है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में राज्य के कई हिस्सों में जनसंख्या संरचना में बदलाव के आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ गांवों में पिछले 10 से 15 सालों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर ढकरानी गांव में 2011 में जहां 60% हिंदू और 40% मुस्लिम आबादी थी, वहीं हालिया आंकड़ों में मुस्लिम आबादी 60% तक पहुंचने की बात कही जा रही है। लगभग 28 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जहां जनसंख्या संतुलन बदला है और शायद ही उत्तराखंड का कोई ऐसा गांव या कस्बा बचा हो जो इससे अछूता रहा हो। इन आंकड़ों के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर और मतदाता सूची की जांच की बात कही गई। आरोप लगे कि परिवार रजिस्टर्स में रिश्तेदारों के नाम जोड़कर संख्या बढ़ाई गई। उत्तराखंड की बड़ी आबादी इसे सांस्कृतिक पहचान पर खतरा बता रही है। यहां समझना जरूरी है कि डेमोग्राफी सिर्फ आंकड़ा नहीं होती है, ये सामाजिक संतुलन, संसाधनों पर दबाव, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा विषय है। जब किसी क्षेत्र में अचानक आबादी का अनुपात बदलता है तो स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में पलायन भी हुआ है और पहाड़ी जिलों में जनसंख्या घट रही है, वहीं मैदानी और सीमावर्ती इलाकों में नए बसने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में छोटे छोटे विवाद भी बड़े प्रतीक बन जाते हैं। कोटद्वार का ये मामला भी उसी असंतोष का प्रतिबिंब माना जा रहा है। दीपक ने जिस तरह खुद को मोहम्मद दीपक कहा, उसने इस टकराव को और तेज कर दिया। आज कोटद्वार में माहौल संवेदनशील है। पुलिस जांच की बात कर रही है, राजनीतिक बयान जारी है, सामाजिक संगठन सक्रिय है, लेकिन सबसे जरूरी है शांति, कानून का पालन। और अब सवाल आपसे, क्या ये विवाद कानून से सुलझेगा या भावनाओं से? क्या डेमोग्राफी का मुद्दा आंकड़ों और नीति से सुलझेगा या सड़कों के गुस्सों से? अब ये हम आप पर छोड़ते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने देश की राजनीति और समाज दोनों में हलचल मचा दी। सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 पैराग्राफ्स को गाना अनिवार्य किया, जबकि पहले सिर्फ 2 छंद गाए जाते थे। लेकिन इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के उपाध्यक्ष कौसर हयात खान ने तो ये आरोप लगा दिया कि वंदे मातरम के जरिए मुसलमानों को हिंदू बनाने की साजिश हो रही है। अब इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वंदे मातरम भारत में नहीं गाया जाएगा तो और कहां गाया जाएगा? भारत में शरिया कानून नहीं चल सकता है। तो सवाल है, आखिर जिस गीत ने भारत की आजादी में अहम योगदान दिया, हर हिंदुस्तानी को जोश से भर दिया, उसे किसी विशेष धर्म से जोड़कर क्यों लिखा जा रहा है? और फिर सर्वधर्म समाज की अवधारणा पर चलने वाले देश में किसी को क्यों ये डर लग रहा है कि उसका धर्म परिवर्तन करने की साजिश हो रही है? आज हम इस विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये बात समझ से परे है। आप जिस देश में रहते हैं, उस देश के राष्ट्रगीत पर किसी भी तरह से आपत्ति क्यों हो सकती है? वंदे मातरम भारत की आजादी के आंदोलन का जन नारा था। यह गीत मातृभूमि की वंदना करता था, न कि किसी धर्म, पंथ या समुदाय की। ये वो गीत है जो 1907 से लेकर 1910 के दौर की बात करें तो क्रांतिकारी गतिविधियों में गाया गया। 1915 से 1920 तक का जिक्र करते हैं तो उस दौर में याद आता है कि गांधी जी की सभाओं में इसे खूब गाया गया। 1920 से 22 तक का असहयोग आंदोलन आप याद करते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें एकजुटता के लिए इसको गाया गया। 1930 में दांडी मार्च में वंदे मातरम खूब गाया गया और 1942 के दौर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त भी वंदे मातरम के नारे की गूंज सुनाई थी, जिसे याद कर हर भारतवासी आज भी गर्वान्वित महसूस करता है। उस गीत को मौलाना मजहबी चश्मे से देखने लगे, उन्हें धर्म परिवर्तन का डर सताने लगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के उपाध्यक्ष कौसर हयात खान कहने लगे कि यह सबको हिंदू बनाने की साजिश है। अरशद मदनी समेत कई मुस्लिम नेता वंदे मातरम के विरोध में खड़े हो गए। कुछ ऐसा इस वक्त हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूं कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई गलत नहीं होगा ये चीज। और ये जबरदस्ती का नतीजा इस देश के लिए अच्छा नहीं। राजगीत है, राजगीत के सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे, राजगीत का सम्मान करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मुझे गाने को बाध्य करे तो मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता और मुझे अपने धर्म मानने की आज़ादी संविधान ने दी है, इसलिए मैं नहीं करूंगा।
क्या भारत सरकार जो है वो जन गण मन को रिप्लेस करके वंदे मातरम को लाना चाहती? सरकार की नीयत क्या है? क्यों अनिवार्य करना है आपको? जब हमारा राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जन गण मन है, ऑलरेडी लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों ला रहे हैं? स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान इस गीत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने समान रूप से अपनाया और वंदे मातरम का उद्घोष अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। ऐसे में यह कहना कि इस गीत के जरिए किसी समुदाय को हिंदू बनाने की साजिश की जा रही है, न तथ्यों के आधार पर और न ही किसी भी तर्क के आधार पर सही नजर आता है। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करने का भी तो आदेश देता है, सबक देता है। ये कोई कैसे भूल सकता है? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान में अगर सिर झुकाना पड़ रहा है तो किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी यही बार बार समझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस विरोध को राष्ट्र विरोधी मानसिकता से जोड़ते हुए कड़ा जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वंदे मातरम भारत में नहीं गाया जाएगा तो और कहां गाया जाएगा? भारत में शरिया कानून नहीं चल सकता है। भारत में सब राम के ही वंशज हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं कहते हैं। हिंदुस्तान का खाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो भी वंदे मातरम का विरोध करता है उसको कान पकड़कर बाहर करना चाहिए। में जो भी है, कोई बाबर और औरंगजेब का वंशज नहीं है, सब राम का वंशज है। और दूसरी बात रही कि जो लोग जिनके पूर्वजों ने बदल लिया अपना धर्म, अच्छी बात है, बदल लिया। वो शरिया कानून का राज नहीं है। भारत के कानून को मानना ही पड़ेगा। तो 3 बड़े मुद्दे, इसका विश्लेषण हमने किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, एनालिसिस के लिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:50 पर जरूर जुड़े जी भारत के साथ और देखिए हमारे साथ देश का। और हमारी आज की इन स्टोरीज पर आपकी कोई राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़कर जरूर बताइएगा। साथ ही किसी खबर पर आप हमसे विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।